हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का 7 चैप्टर लेके आई हूँ फिज़िकल एजुकेशन का, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। मैंने आपके इस वीडियो में सारे प्रमुख बिंदु करवा रखे हैं आपके लिए। इसमें से मैंने आपको पूरा लाइन वाइज अच्छे से समझा रखा है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैंने आपके इसके सारे प्रमुख बिंदु करवा रखे हैं। और इसका 7.4 बिंदु जो है ये आपका नहीं आएगा, सिलेबस में कटा हुआ है, ये नहीं आएगा, तो मैंने आपका ये नहीं करवाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। मैंने इसी एक वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर कवर करा रखा है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी चाहिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं आपका चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 शरीर क्रिया विज्ञान एवं खेले चोट। इसमें हम 7.1 पढ़ेंगे। अभी 7.1 में शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शारीरिक क्रियात्मक कारक, मतलब जो हमारी शारीरिक पुष्टि है उसको कौन से घटक निर्धारित करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारे शरीर में बहुत सारे, हमारे शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओं को शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। अब इस बोला शारीरिक पुष्टि का तात्पर्य पता है क्या होता है। इसमें होता है खिलाड़ी जो होता है ना, उसकी उस क्षमता को दिखाया जाता है जो उसने अपने द्वारा, मान लो कोई खेल खेल रहा है तो उसमें उसकी जो क्या क्षमता है उसमें दिखाया जाता है। तो इसमें बोला है कि जो इसमें बोलता है कि जो हमारे स्वास्थ्य को ना, इससे फिर बताया है कि शरीर क्रियात्मक और सांवैधानिक रूप से सक्षम हो, इसलिए हम करते हैं पुष्टि शरीर का। और इसमें बताया है कि इनके 4 घटक होते हैं। पहला, शरीर क्रियात्मक कार्य करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके ना 4 घटक होते हैं। एक होता है शक्ति, गति, सहन शक्ति व लचक। ठीक है। उसके बाद बताया है कि विभिन्न गतिविधियाँ भिन्न तंत्रों, जैसे मान लें हमारे शरीर में जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं तो अलग अलग तंत्रों द्वारा की जाती हैं। जैसे हो तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र, श्वसन तंत्र, मांसपेशियाँ तंत्र, पाचन तंत्र तथा तापमान नियंत्रण संबंधित तंत्रों से संबंधित विभिन्न मांगों की अपेक्षा करते हैं। फिर इसमें बताया है कि इसका प्रत्येक कार्य के लिए अंगों और तंत्रों का सुचारू रूप से कार्य करना आवश्यक है। हर व्यक्ति की शक्ति, लचक तथा सहन शक्ति अलग अलग होती है। शारीरिक क्षमता के विभिन्न घटकों को निर्धारित करने वाले प्रमुख शरीर क्रियात्मक कारकों का संक्षिप्त वर्णन निम्न है। मतलब इसमें इतना बताया कि जो हर व्यक्ति का जो शक्ति है, उसके शरीर की कार्य करने की क्षमता अलग अलग होती है हर व्यक्ति के अंदर। तो बताया कि उसकी शरीर की जो प्रमुख क्रियात्मक है ना, वो सब नीचे बताया गया कि उनके कौन कौन से पॉइंट है, घटक है। तो हम पढ़ेंगे अगले। अभी हमने पढ़ा था कि शरीर के जो घटक है उसको निर्धारित करने वाले 4 घटक है। एक है शक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट एक शक्ति था, गति, सहन शक्ति व लचक था। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे शक्ति क्या है। तो शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक हैं। पहला होगा मांसपेशियों का आकार। शरीर की मांसपेशियों की शक्ति मांसपेशी के आकार पर निर्भर होती है कि उसकी, मान लीजिए अगर मांसपेशी ठीक है, होगा उसकी वो आकार नॉर्मल है तो हमारी शक्तियाँ भी नॉर्मल होगी। इसमें उसके बाद बोला है कि मांसपेशी की रचना या संरचना। मांसपेशी 2 प्रकार की होती है, एक फाइबर से बनी होती है, दूसरा फास्ट ट्विच फाइबर, श्वेत तथा स्लो ट्विच फाइबर से बनी होती है। इसमें बोला है कि जो श्वेत फाइबर की प्रतिशतता अधिक होती है, मतलब जो श्वेत फाइबर होती है उनकी जो प्रतिशतता वो अधिक होती है, पर जो रेड वाली होती है उनकी थोड़ी कम होती है। और जो वाइट वाले वो जल्दी संकुचित नहीं होते हैं, और जो हमारे ये किंतु लंबी अवधि तक संकुचित रहने की योग्यता भी रखते हैं कि हाँ लंबी अवधि तक वो संकुचित रह सकते हैं। फिर इसमें बताया कि शरीर का भार, बॉडी वेट। जिस व्यक्ति के शरीर का भार अधिक होता है उसका मांसपेशियों द्रव्यमान भी अधिक होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का भार बहुत ज़्यादा अलग है तो उसका मांसपेशियों द्रव्यमान भी बहुत ज़्यादा अधिक होगा। मांसपेशियों को संभालने के लिए मतलब इसका होगा, मांसपेशियों को संभालने के लिए उसके अंदर की वर्षा बहुत ज़्यादा अधिक होगी और ये इसलिए वो बहुत शक्तिशाली भी होते हैं। फिर तंत्रिका आवेग की तीव्रता, जो तंत्रिका आवेग की गति की भी शक्ति निर्धारित करती है। इसके हमारे शरीर की मांसपेशियाँ बहुत ही गामक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। मांसपेशियों की शक्ति इन्हीं गत्यात्मक इकाइयों की संख्या पर निर्भर रहती है। जिन मांसपेशियों में गामक इकाइयाँ अधिक होती है उनमें तीव्र तंत्रिका आवेग के कारण अधिक बल उत्पन्न होता है। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति में अगर मान लीजिए कि कोई ज़्यादा गामक इकाई से मिलकर बना तो हमारा बॉडी अगर वो ज़्यादा है तो उसकी जो तंत्रिका आवेग है वो भी ज़्यादा होगी। फिर नेक्स्ट है गतिविधि में भाग लेने वाली मांसपेशियों की समन्वय। इसे बोला है कि शरीर की प्रत्येक गतिविधि में मांसपेशियों के 2 समूह का इस्तेमाल होता है। एक होता है एगोनिस्ट और तथा होता है एक एंटागोनिस्ट। जब एगोनिस्ट मांसपेशी संकुचन करती है तो एंटागोनिस्ट मांसपेशी पूरी तरह से शिथिल रहती है, और जो एंटागोनिस्ट संकुचन करती है तो एगोनिस्ट शिथिल रहती है। इन दोनों के समन्वय से अधिकतम अनुपात में शक्ति की प्राप्ति होती है। मान लीजिए से होता है कि हमारी जो बॉडी में गतिविधियों से भाग लेते हैं, हमारे में 2 टाइप्स की होती है। अगर एक अभी संकुचन है तो एक शिथिल रहेगी, कुछ नहीं करेगा, दूसरा का संकुचन में तो पहला वाला कुछ नहीं करेगा, वो शिथिल रहेगा। फिर इसके बाद बोला है कि मांसपेशी की अतिवृद्धि, अतिपुष्टि। नियमित प्रशिक्षण के द्वारा मांसपेशियों के आकार में वृद्धि हो जाती है जिसके कारण मांसपेशी और ज़्यादा शक्ति को उत्पन्न करती है।
जिससे मांसपेशियों की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, वे लगातार कार्य करने में कुशल हो जाते हैं। अगर हमारी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा अतिवृद्धि करती है तो हम हर कार्य को करने में सक्षम रहते हैं। फिर है गति। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गति। तो गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक हम पढ़ेंगे कि गति शारीरिक क्षमता का दूसरा व महत्वपूर्ण घटक है। अगर हमारे अंदर गति नहीं होगी तो ऑफकोर्सली हमारे अंदर शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रहेगी। फिर बोला कि गति का संबंध हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिशीलता पर मुख्य रूप से निर्भर रहता है, इसलिए गति को ट्रेनिंग द्वारा ज़्यादा हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता। निम्नलिखित शारीरिक क्रियात्मक कारक मानवीय गति को निर्धारित करता है। मान लीजिए जैसे कि अगर हम ज़्यादा हमारी जो गति है ना, हम उसको कितनी भी ट्रेनिंग कर ले पर उसको हम ज़्यादा हद तक नहीं बढ़ा सकते, नॉर्मल स्पीड तक बढ़ा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे गति में जो था उसके घटक है विस्फोटक शक्ति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विस्फोटक शक्ति होती क्या है। बोला कि जो विस्फोटक शक्ति प्रत्येक तीव्र तथा विस्फोट गति की मांसपेशियों में विस्फोटक शक्ति होना अनिवार्य है। उदाहरण, यदि किसी फुटबॉल खिलाड़ी में फुटबॉल की शक्ति भी की कमी हो तो फुटबॉल में ऊंची तथा लंबी किक नहीं मार सकता। इसी प्रकार मुक्केबाजी में शक्ति की कमी होगी तो वह तेज पंच नहीं मार पाएगा। मान लीजिए जैसे कि अगर हमारे अंदर की शक्ति नहीं होगी या हमारे अंदर ज़्यादा ताकत नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए कोई बॉक्सर है, अगर वो अपने पंच बैग पे होकर तेज़ से मुक्का नहीं मारेगा, अगर तेज़ से मुक्का नहीं मारेगा तो ऑफकोर्सली उसका पंच, अगर उसके अंदर ताकत नहीं तो मुक्का नहीं मार पाएगा। तो इसलिए बताया गया है कि और क्या, मान लीजिए जैसे फुटबॉल खिलाड़ी है, अगर उसके अंदर विस्फोटक शक्ति की कमी होगी तो वो जो बॉल है वो किक नहीं मार पाएगा, बॉल में किक नहीं मार पाएगा। इसलिए हमारे अंदर विस्फोटक शक्ति होना भी अनिवार्य है। फिर बोला है इसके अतिरिक्त विस्फोटक शक्ति व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना, आकार और सामंजस्य पर भी निर्भर रहती है। फिर उसके बाद है मांसपेशी आकार और सामंजस्य में प्रशिक्षण द्वारा सुधार संभव है, जो कुछ सीमा तक गति में सुधार कर सकता है। मान लीजिए अगर हम प्रशिक्षण ले रहे हैं तो हमारे मांसपेशियों का आकार जो सामंजस्य है उसमें सुधार हो सकता है, जो कि गति में सुधार के लिए भी आवश्यक है। मांसपेशियाँ संयोजन। अब हम पढ़ेंगे कि मांसपेशियों का संयोजन कैसे होता है। हमारे शरीर की मांसपेशियाँ दो तरह के फाइबर में पाई जाती है, पहला FTF श्वेत फाइबर और दूसरा STF लाल फाइबर। अभी हमने पढ़ा था नेक्स्ट पॉइंट में मांसपेशियों का संयोजन, जो भी उसमें बताया गया था कि इन दोनों का रेशो का प्रतिशत हर मांसपेशियों में अलग अलग होता है, मतलब हर मांसपेशी में इन दोनों का जो रेशो होता है अलग होता है। जिन मांसपेशी में तीव्र गति संकुचन करने वाले रेशो का प्रतिशत अधिक होता है वह मांसपेशी अधिक गति से संकुचन करती है। वास्तव में शरीर में मांसपेशी संरचना आनुवांशिक रूप से निर्धारित होती है, इन्हें प्रशिक्षण द्वारा भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, केवल कुछ सुधारा जा सकता है। इसी कारण हम गति का अधिकतम विकास नहीं कर पाते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर तथा स्लो ट्विच फाइबर का परस्पर अनुपात काफ़ी सीमा तक किसी मांसपेशी संकुचन की अधिकतम संभावित गति को निर्धारित करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मांसपेशियों की लोच और आराम की योग्यता। मांसपेशियों में लोच की योग्यता वैसे मांसपेशियाँ अपनी अधिकतम सीमा तक गति करती हैं, जिससे विरोध को कम करके गतिविधियों की ओर तीव्र कर देती है। जो मांसपेशियाँ जल्दी शिथिल होती है वो जल्दी ही संकुचित होती हैं। हमारे स्नायु संतान की गतिशीलता। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज गति से दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियां भी तेज गति से संकुचित तथा शिथिल होती हैं। मांसपेशियों के इसी संकुचन में शिथिलन को स्नायु संतान की गतिशीलता कहा जाता है। मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो उसके अंदर की जो मांसपेशियां वो संकुचित होती है और शिथिल हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, उसे ही स्नायु संस्थान की गतिशीलता कहते हैं। और इस स्नायु संतान का यह तीव्र उद्दीपन कुछ सेकंड्स के लिए होता है, इसके बाद गति में कमी आने लगती है। स्नायु संस्थान की गतिशीलता को सीमित मात्रा में प्रशिक्षित किया जाता है, किंतु ऐसा करना अत्यधिक सीमित मात्रा तक ही संभव है, क्योंकि गति के निर्धारण आनुवांशिक कारकों पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए कि अगर हम स्नायु तंत्र को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें प्रशिक्षण के द्वारा तो हमें बढ़ा तो नहीं सकते, पर ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आनुवांशिक कारक होता है ना उस पर भी निर्भर होता है। फिर जैव रासायनिक भंडार तथा उपापचय योग्य। तीव्र गति वाले व्यायामों में मांसपेशियों को अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा फास्फोरस तथा क्रिएटिन फास्फेट CP की पर्याप्त मात्रा से मिलती है। यदि व्यक्ति की उपापचय शक्ति कम होती है तो मांसपेशियों में ATP तथा CP भंडार की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण यह कुछ समय के बाद मांसपेशी संकुचन भी पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की पूर्ति न होने के कारण मध्यम तथा शारीरिक गति में कमी आ जाती है। प्रशिक्षण द्वारा ATP तथा CP की मात्रा तथा ऊर्जा आपूर्ति की दर में आवश्यकता अनुसार वृद्धि की जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि जैव रासायनिक भंडार तथा उपापचय भी शक्ति गति को निर्धारित करता है। मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारा जैव रासायनिक भंडार तथा उपापचय भी की शक्ति गति को निर्धारित कर सकते हैं, तो इसमें हम जवाब देंगे हाँ, क्योंकि जो हमारा खाना ही है जो हम खाते हैं, जैसे ऊर्जा का हो गया फास्फोरस हो गया, जैसे एड्रोनेशिन ट्राइफॉस्फेट ATP तथा जो क्रिएटिव CP है, अगर उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं होगी तो हमारे अंदर ज़्यादा ऊर्जा नहीं आएगी। ऊर्जा नहीं होगी तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो, अगर ये नहीं होगी तो हमारी जो मांसपेशियाँ संकुचन नहीं कर पाएंगे और हमारा जो शरीर का कार्य वो मध्यम हो जाएगा और जो कि हमारी सारी गति में कमी आ जाएगी। इसलिए हमें
नॉर्मली जो हमारा तथा पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा पूर्ति के लिए ज़रूरी है। फिर हम पढ़ेंगे लचक। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति सीमा में वृद्धि होती है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब भी कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव कम होता है, जिसके कारण उनकी ऊर्जा की भी बचत होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सहन शक्ति या सहन क्षमता निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। सहन शक्ति या सहनशीलता थकान की स्थिति में कार्य करने की योग्यता है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति द्वारा आवश्यक गतिविधियों को एक पर्याप्त समय में प्रभावशाली ढंग से करने की क्षमता। इसे निम्नलिखित शरीर क्रियात्मक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए हमारा थर्ड पॉइंट था सहन शक्ति या सहन क्षमता को निर्धारित करने वाले कारक कौन से। तो पहला होगा एरोबिक क्षमता। वायवीय क्षमता जो है वो हमारी सहन शक्ति सहन क्षमता को निर्धारित करती है। किसी भी शारीरिक गतिविधि को लगातार करते रहने के लिए मांसपेशियों को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों को ये ऊर्जा केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति द्वारा प्राप्त होती है। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की उचित मात्रा में आपूर्ति बनाए रखने के लिए एरोबिक क्षमता कहलाती है, जिसकी आपूर्ति रक्त में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की उपस्थिति में भी की जा सकती है। सक्रिय मांसपेशियों को ऑक्सीजन की उपयुक्त आपूर्ति को बनाए रखने के लिए योग्यता सहन क्षमता के प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए व्यक्तियों की सहन शक्ति की क्षमता एरोबिक क्षमता पर निर्भर है। एरोबिक क्षमता निम्नलिखित कारकों पर भी निर्भर करती है। इसमें बताया गया है कि जो हमारी एरोबिक क्षमता है वो कहते हैं वायवीय क्षमता। इसको हम वायवीय क्षमता भी कहते हैं। वायवीय क्षमता में कहते हैं मान लीजिए हमारा शरीर कोई कार्य कर रहा है तो हमारे जो मांसपेशी जो अंग है वो सब कार्य करने के लिए उसे होगी वायवीय आवश्यक ऊर्जा की जरूरत। ऊर्जा हमारा होता है ऑक्सीजन के द्वारा। तो हमारे अंदर की ऑक्सीजन नहीं होगा तो हमारे जो शरीर है उनका शरीर की जो मांसपेशी है वो अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए से बताइए कि एरोबिक सहन क्षमता जो है ना वो हमारे वायवीय सहन क्षमता पर भी निर्भर करती है, जो हमारे व्यक्ति का सहन शक्ति है वो। अब हम पढ़ेंगे कि जो एरोबिक क्षमता जो है उसको कौन से कारक निर्भर करते हैं। तो पहले 4 कारक है। एक तो ऑक्सीजन का ग्रहण, दूसरा ऑक्सीजन का परिवहन, तीसरा ऑक्सीजन का उपभोग और चौथा ऊर्जा कार्य शक्ति भंडार। जैसे ऑक्सीजन का पहले हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका परिवहन होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा, फिर हमारे वो हर बॉडी के पार्ट में जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो ऑक्सीजन का उपभोग होता है, उपभोग ऑक्सीजन का किया जाता है। फिर उसके बाद जो उसकी कार्य हमारा जो भंडार होता है वो होता है, और उस भंडार को उसको लेके एटीपी जो सीपी ऊर्जा की उपस्थिति की कार्य शक्ति होती है। मतलब वो क्या होता है उसका भंडार करते हैं। उसके बाद हमारे जो हर मांसपेशी पे जाता है हमारा कार्य, हमारी जो बॉडी मांसपेशी कार्य करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनारोबिक क्षमता। अब हम पढ़ेंगे एनारोबिक क्षमता क्या होती है। व्यक्ति की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करने की क्षमता को एनारोबिक क्षमता कहा जाता है। इन गतिविधियों के लिए ऊर्जा एटीपी और सीपी के व्यवधान से या मांसपेशी में उपस्थित ग्लाइकोजन से प्राप्त होता है। एनारोबिक क्षमता निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। एनारोबिक क्षमता में क्या होता है कि हमारी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो उसमें जो हमारी कार्य क्षमता होती है, जो सहन क्षमता होती है, उसे एनारोबिक क्षमता कहते हैं। तो पहले इसके घटक एक तो एटीपी और सीपी का शरीर में भंडारण देख लीजिए। मान लीजिए हमारे बॉडी में वो नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हमने पहले से जो भंडारण करके रखा हुआ था उसके द्वारा हम अपना शरीर का वो कर सकते हैं संचालन, मांसपेशियों को ऊर्जा मिल जाती है। और ये होता है ऑक्सीजन का भंडार एटीपी और सीपी, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारे मांसपेशियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा होता है वफर क्षमता। वफर क्षमता क्या होती है, शरीर की मांसपेशियों में होती है और इसकी योग्यता लैक्टिक अम्ल संचय को प्रभावहीन बनाती है। जो हमारा लैक्टिक अम्ल है उसको प्रभावहीन बनाती है और हमें थकावट का एहसास नहीं होता है। थर्ड है हमारा लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता। जो अब लैक्टिक अम्ल होता है उसकी सहनशीलता क्या होती है, ठीक है। इसका तात्पर्य व्यक्ति की रक्त तथा मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल की एकाग्रता को सहन करने की योग्यता से है, जिससे व्यक्ति अधिक समय तक गतिविधियों को बनाए रख सके। लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता को प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मान लीजिए कि जिससे हमारे अंदर जो रक्त की और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जो होती है उसकी एकाग्रता जो होती है उसे सहन करने की योग्यता होती है हमारे अंदर, ठीक है। जिसमें बताया गया कि जिससे क्या होता है कि हम अधिक समय तक ना हर गतिविधि को गतिविधि जो कर रहे हैं उसको बनाए रख सकते हैं और ना जो लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता को प्रशिक्षण द्वारा भी बढ़ा सकते हैं। फिर है VO2 मैक्स, ठीक है। हम पढ़ेंगे VO2 मैक्स। ये ऑक्सीजन की वह मात्रा होती है जो सक्रिय मांसपेशियों द्वारा व्यायाम के दौरान 1 मिनट में प्रयोग में लाई जाती है। VO2 मैक्स को प्रशिक्षण द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अगर मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि VO2 मैक्स क्या होती है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो होती है ना ऑक्सीजन की एक मात्रा होती है जो हम जब मान लीजिए हम व्यायाम करते हैं तो उस दौरान ना हमारी जो मांसपेशियाँ इसका यूज़ करती है और इसे हम प्रशिक्षण द्वारा बढ़ा भी सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्रियाओं का अपव्यय, ठीक है। तो इसमें लिखा बताया कि सहन शक्ति निष्पादन हेतु मितव्यय गतिविधियाँ महत्वपूर्ण है। मितव्यय ढंग से की गई शारीरिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की खपत कम होती है। इसी कारण किसी भी गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। सहन शक्ति वाले खेलों में भी सही तकनीकों का प्रयोग खपत को कम कर सकता है। उदाहरणतः तैराकी, जिम्नास्टिक, दौड़ में सही तकनीक के प्रयोग से 20 से 25% ऊर्जा की बचत की जा सकती है। मितव्ययी गतिविधियों हेतु अच्छे धावक
अपने गुरुत्व केंद्र को कम ऊंचा उठाते हैं और सिर व हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित करके दौड़ते हैं, ताकि अनावश्यक गतिविधियों कम से कम हो, और क्योंकि अनावश्यक गतिविधियाँ खिलाड़ी को थका देती है। इसमें ये बताया कि जो हमारे मान लीजिए जैसे कोई खेल रहा है, गुरुत्व केंद्र का कम ऊंचा उठाता है, और एक होता है जैसे कोई तैर रहा है तो वो अपने सिर व हाथ की गतिविधियों को नियंत्रित करके, मतलब कोई दौड़ रहा हो तो उसको नियंत्रित करके दौड़ता है। इससे क्या होता है कि वो थकता कम है और ना वो जल्दी अपनी गतिविधि में लगा रहता है और कम थकता है। फिर हम मांसपेशी संयोजन, मांसपेशियों की संरचना। तो हम पढ़ेंगे हमारे शरीर की मांसपेशियों में 2 तरह के फाइबर होते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था, लाल रंग के फाइबर और सफ़ेद रंग के फाइबर। ठीक है, सब स्लो ट्विच की शक्ति, सहन शक्ति के बारे में बताया गया। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको इसलिए समझ आ जाएगा, हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रखा है 2-3 बार। लैक्टिक अम्ल की सहनशीलता ये भी हमने अभी पढ़ी ही थी जस्ट, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर है फोर्थ, लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। शरीर के जोड़ों की गतियों के विस्तार को लचक कहते हैं। लचक का संबंध जोड़ों से होता है। जिस जोड़ में जितनी ज़्यादा लचक होगी उस जोड़ की गति भी उतनी ज़्यादा होगी। लचक बहुत से कारकों पर निर्भर करती है। लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक निम्नलिखित हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो लचक होती है, हमें पता है हमारे शरीर में बहुत सारे जोड़े होते हैं। ठीक है, तो लचक का संबंध हमारे जोड़ों से होता है। जोड़ जितनी ज़्यादा लचक होगी, जोड़ की शक्ति उतनी ज़्यादा होगी। अगर हमारे जितनी ज़्यादा लचक है तो हमारे जोड़ की शक्ति भी बहुत होगी। अब पढ़ेंगे इसको कौन से कारक इसको क्रियात्मक वो करते हैं। ठीक है, जोड़ों की बनावट। पहले तो जोड़ों की बनावट कैसी होती है, आयु का तथा लिंग, आयु और लिंग के हिसाब से भी हमारे जोड़ों की बनावट होती है। मांसपेशियाँ शक्ति, हमारे मांसपेशियों में कितनी शक्ति है, वो होते हैं कि प्रतिरोध पर हम कितनी काबू पा सकते हैं क्या नहीं वो। फिर मांसपेशियों का लचीलापन, हमारे अंदर जो मांसपेशी है उसका लचीलापन भी ज़रूरी है। फिर व्यक्ति की स्थिति, मान लीजिए जैसे हम सुबह सोकर उठते हैं, हमारे जोड़ों की लचक में कमी पाई जाती है, क्योंकि हम पूरी रात सो रहे हैं तो हम अपनी लचक में ज़्यादा प्रयोग नहीं करते। वही अगर हम ज़्यादातर अपने हाथ पैर का लचक का प्रयोग करें तो हमारे बॉडी में, हमारे जोड़ों में बहुत लचक होती है। फिर है वातावरण के हिसाब से अगर ज़्यादा तापमान गर्म होगा तो हमारी लचक में वृद्धि होगी। ठंड होगी तो नहीं, मान लीजिए गर्मी होती है तो हम ज़्यादा घूमते फिरते हैं तो हमारी लचक ज़्यादा सही होती है। वही अगर ठंड हो तो हम अंदर रहते हैं और हम ज़्यादा लचक हमारे बॉडी में होता नहीं, क्योंकि हम बैठे रहते हैं। फिर है चोट, अगर मान लीजिए हमारी मांसपेशी पर चोट लग जाती है तो उसके कारण हमारी लचक में कमी आ जाती है, क्योंकि चोट के कारण हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। फिर है मांसपेशियाँ खिंचाव, मान लीजिए कि नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियाँ करने के कारण मांसपेशियाँ छोटी होती जाती है, इसके कारण जोड़ों का विस्तार भी सीमित होता जाता है। इसके व्यक्ति की लचक में कमी आ जाती है और मांसपेशियों में तनाव पड़ता है। मान लीजिए अगर मांसपेशियों का खिंचाव नहीं होगा, मांसपेशियाँ नहीं रहेगी, मान लीजिए हम नियमित कार्य करते हैं कि करने के कारण जो हमारी मांसपेशियाँ होती है छोटी रह जाती है, जिसके कारण हमारे जोड़ों का विस्तार भी नहीं हो पाता है और हमारे जोड़ों में लचक कम होती है। फिर सक्रिय और गतिहीन जीवनशैली, मान लीजिए कि अगर हम सक्रिय हैं और मान लीजिए नियमित रूप से व्यायाम लचक को बढ़ाता है, वही अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो हमारा लचक कम होगा। तो हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमारा 7.2 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें कार्डियो श्वसन संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव। हमने जबकि पहले भी पढ़ा है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें क्या होता है, तो हमारे जो अंदर वहाँ अंदर जो ब्लड होती है या फिर जो पाइप्स होती है जिसके द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो पूरे जाल की तरह फैला हुआ है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ना मेनली जो सारा ब्लड सर्कुलेशन होता है जो भी होता है हमारे हार्ट के द्वारा ही होता है। हमारे हार्ट के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है पूरे शरीर में। और जो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की पाइप्स होती हैं, या हम कहते हैं कि वाहिकाएँ होती है, रक्त वाहिकाएँ। एक होता है धमनी और एक होती है हमारी शिराएँ। धमनी में जो होती है उसमें ऑक्सीजन वाली ब्लड होती है और जो शिराएँ होती है उसमें बिना ऑक्सीजन वाली होती हैं। तो इसमें वही बताया, एक में शुद्ध और एक में अशुद्ध, जो कि हमने भी पढ़ाई है। तो जो जिसमें बिना ऑक्सीजन की वो होती है तो उसका क्या होता है, शुद्धिकरण किया जाता है हमारे हार्ट में। ठीक है, तो उसके इसमें ये बताया गया, उसमें बताया गया कि इसमें ये बताया कि जो हमारे क्वेश्चन आ जाएगा कि जो हमारे रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हार्ट में हमारे उसका शुद्धिकरण होता है ब्लड का। हम पढ़ेंगे जो हमारे हार्ट है उसके कार्य क्या है। रक्त का पूरे शरीर में प्रवाह करता है ये। उसके कहते हैं कि रक्त को फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है, जिसे फुस्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो शिराएँ होती है हमारी बॉडी में नॉर्मली जो होती है ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, तो जो शिराओं के द्वारा ना जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता वो हमारे जो फुफ्फुस है, मतलब जो हमारी फेफड़े है उनके पास से जाती है। तो क्या होता है कि उनमें हमारे जो ऑक्सीजन को डाला जाता है और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे फेफड़ों में लिया जाता है, जिसके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि इससे जो फुफ्फुस से होता है, फुफ्फुस के द्वारा ही करा जाता है, तो इसे फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। इससे हमारा ब्लड का शुद्धिकरण हो जाता है। अब हम जैसे व्यायाम करते हैं तो उसकी तत्कालिक प्रभाव क्या है। ठीक है, आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं तो उस पर हमारे जो हृदय वाहिका तंत्र पर बहुत सारे प्रभाव पड़ता है। पहला, हृदय की गति में कमी आ जाती है। सामान्य रूप से मनुष्य का हृदय आराम की दशा में लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, जबकि एक लड़की हृदय गति 28 से 40 धड़कन प्रति मिनट तक होती है।
नियमित रूप से व्यायाम करने के कारण हृदय इतना कार्यकुशल हो जाता है कि केवल 42 बार प्रति मिनट धड़कने से भी सारे शरीर की मांसपेशियों को रक्त की पूर्ति कर देता है। इससे ऊर्जा का कम हार्श होता है। मान लीजिए इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर हम नॉर्मली अगर आराम कर रहे हैं या सो रहे हैं तो हमारा जो दिल की धड़कन होती है, जो कुछ भी तो 72 बार 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, तो हमारे पूरे ब्लड सर्कुलेशन होता है पूरी बॉडी में। फिर वही जब हम खेल रहे होते हैं या फिर जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं, तो जब हम व्यायाम करते हैं तो 42 बार प्रति मिनट धड़कने से ना वो पूरे शरीर में मांसपेशियों में जितना उसमें समय ब्लड का सर्कुलेशन कर देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो ऊर्जा होता है उसका कम ह्रास होता है। फिर कार्डियक आउटपुट में वृद्धि। व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि के अनुसार ही हृदय द्वारा प्रति मिनट पंप किए गए रक्त की मात्रा कार्डियक आउटपुट में भी वृद्धि होती है। अगर ये बोल देगा कभी कभी जो पंप किए गए रक्त की मात्रा, इसे कार्डियक आउटपुट भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है तो कंफ्यूज मत होना, ये होता है रक्त की मात्रा जो पंप किए गए हैं, ठीक है, उसमें वृद्धि हो जाती है। और विश्राम की अवस्था में यह मात्रा लगभग 5 लीटर प्रति मिनट होती है। मान लीजिए अगर हम आराम कर रहे हैं तो 5 मिनट में प्रति लीटर होता है, ठीक है, हमारे रक्त पंप किए गए रक्त की मात्रा। पर वही जब हम व्यायाम कर रहे होते हैं तो 20 से 40 लीटर प्रति मिनट तक हो जाती है। मतलब हमारे व्यायाम करने के दौरान हमारे ब्लड का जो ब्लड का सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। फिर है स्ट्रोक आयतन में वृद्धि। व्यायाम की तीव्रता तथा अवधि बढ़ने के अनुसार ही प्रत्येक धड़कन पर हृदय बाएं नीले से निकलने वाले रक्त की मात्रा में वृद्धि होती है। एक सामान्य व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में स्ट्रोक बाएं नीले से निकलने वाले रक्त की मात्रा 50 से 70 प्रति मिली प्रति धड़कन रहती है, जबकि तीव्रता वाले व्यायाम के समय यह 110 से 150 मिली प्रति धड़कन तक बढ़ जाती है। अतः नियमित रूप से व्यायाम करने से स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, या आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि जो बाएं नीले से निकलने वाले ब्लड है, जो रक्त है, उसकी मात्रा, ठीक है। तो इन्होंने नाम दे रखा, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई भी नाम दे सकते हो, तो आप नाम याद रखिए। तो जब हम आराम करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे बाएं नीले से रक्त की मात्रा निकलती है वो प्रति धड़कन में 50 से 70 मिलीमीटर होती है। वही जब व्यायाम करते हैं तो 110 से 150 मिली प्रति धड़कन हो जाती है। तो ऑफकोर्स हमें पता चला कि व्यायाम करने के कितने फ़ायदे होते हैं। हमें रक्त प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, हमारा रक्त का सर्कुलेशन बहुत तेज़ होता है, रक्तचाप में वृद्धि हो जाती है। व्यायाम के दौरान रक्त की आपूर्ति में वृद्धि के कारण रक्तचाप भी वृद्धि हो जाती है। तो व्यायाम नियमित रूप से किया जाए तो रक्तचाप का स्तर भी नियमित हो जाएगा, ठीक है। फिर व्यायाम के दीर्घकालिक प्रभाव, वो तो हमने पढ़ा कि तत्कालिक प्रभाव क्या होता है, दीर्घकालिक प्रभाव क्या होता है उसका। मांसपेशियों का आकार तथा शक्ति में वृद्धि हो जाता है, हमारे मांसपेशियों का आकार बढ़ जाता है, शक्ति तो बढ़ती है हमारी। फिर रक्त कणिका में वृद्धि, और जो रक्त कणिका लगातार व्यायाम करते हैं तो हमारी जो रक्त कणिकाएँ होती है ना वो भी बढ़ जाती हैं। फिर हृदय रोगों में कमी, अब व्यायाम करने का था हमारे हृदय रोग है उसमें भी कमी आ जाती है और हम बहुत सारे रोगों से बचे रहते हैं। फिर हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि, हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। तो हमने भी पढ़ा है कि कितना कार्यकुशलता बढ़ती है, भी हमने इतने सारे पॉइंट्स में पढ़े हैं, तो आपको समझ आ ही गया होगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि, अभी भी हमने पढ़ा था कि हमारा जो रक्त प्रवाह होता है ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ हो जाता है। रक्त आयतन में वृद्धि, हमने ये भी पढ़ा था कि रक्त आयतन में भी वृद्धि हो जाती है, पंप कितनी तेज़ी से होती है, हमने अभी पढ़ाई है। कार्डियक आउटपुट में वृद्धि, ये भी हमने आपको बताया था कि कार्डियक आउटपुट में भी वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा। फिर नियमित रक्तचाप, नियमित व्यायाम करने से उच्चतम तथा न्यूनतम रक्तचाप मतलब बीपी हाई या बीपी लो में कमी आ जाती है। फिर पुनः शक्ति प्राप्ति दर में तेजी, हमें मतलब मान लीजिए हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं तो ना अगर व्यायाम करते तो हमें पुनः शक्ति प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, टाइम नहीं लगता है। हृदय की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, हमने पढ़ाई कि हृदय कितनी तेज़ी से कार्यकुशलता, उसके कार्य करने की क्षमता में कितनी वृद्धि होती है, यह भी हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराई था, तो इसलिए आपको समझ आ जाएगा। अब ये हमारे 7.3 जिसमें मांसपेशी संस्थान पर व्यायाम की मांसपेशियाँ जो हमारी होती हैं, ठीक है, उस पर हमारे जो व्यायाम के क्या प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है, जो सारी गतिविधियाँ संभव हो पाती है व्यायाम के कारण, और इस गतिविधियों से ना हमारा शरीर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होता है, हमारा विकास भी अच्छा, तो हम स्वस्थ रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो मांसपेशी संस्थान पर नियमित व्यायाम के निम्नलिखित मतलब कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। एक तो मांसपेशी के आकार में वृद्धि होती है, ये हमने पिछले पॉइंट में ही आपको एक्सप्लेन करे हैं, तो आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, मतलब मान लीजिए अगर हम व्यायाम नहीं करते तो हमारा क्या होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, टाइम लगता है। बट वही हम व्यायाम करते हैं हमारी नई कोशिकाओं का निर्माण बहुत जल्दी होता है, ठीक है। और छोटी छोटी कोशिकाएँ बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ते हैं, कोशिकाएँ बढ़ेंगी तो ऑफकोर्सली हमारे अंदर प्रतिरोधी क्षमता बढ़ेगी और विकास होगा, और रक्त संचार जो होगी ना उसकी कुशलता में वृद्धि भी होगी। फिर मांसपेशियों का अर्ध तनाव की स्थिति में रहना, क्या होता है कि अर्ध तनाव की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें मांसपेशियाँ कुछ हद तक संकुचित अवस्था कार्य करने के लिए तैयार स्थिति में, मतलब क्या होता है कि जो मांसपेशी होता है ना वो मतलब तनाव के कुछ हद तक ही संकुचित होती है, मतलब कुछ ही हद तक काम करती है, वैसे नहीं करती है। नियमित व्यायाम करने से ऐसा होता नहीं है, संकुचित अवस्था उनकी बहुत ज़्यादा धीरे धीरे से खत्म हो जाती है, तो तेज़ होने लगता है। व्यायाम करते हैं तो जो हमारे जो मांसपेशियों उनकी संकुचित अवस्था तेज़ हो जाती है और कार्यकुशलता भी तेज़ हो जाती है। अब रेशो की
सक्रियता में वृद्धि। नियमित व्यायाम करने से शरीर के सक्रिय रेशों के साथ साथ असक्रिय रेशे भी काम करने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी में कुछ रेशे होते हैं जो कार्य कर रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं कर रहे होते हैं, और जब हम व्यायाम करते हैं तो व्यायाम करने के कारण वो रेशे भी कार्य करने लग जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे जो इसमें बताया गया है कि इसी कारण व्यायाम करने वाले व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होते हैं। फिर उचित शारीरिक आसन। नियमित रूप से व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती है। मांसपेशियां मजबूत होने के कारण हम शक्तिशाली भी बनते हैं और विकारों से दूर रहते हैं। प्रतिक्रिया समय में सुधार। नियमित रूप से व्यायाम करने के कारण तंत्रिका आवेगों की गति में वृद्धि होती है, क्योंकि नियमित व्यायाम से मांसपेशियां अर्ध संकोचन में रहती हैं, जिसके कारण व्यक्ति के प्रतिक्रिया समय में सुधार होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम व्यायाम नहीं करते हैं तो हमारे जो मांसपेशियां अर्ध संकोचन में रहती है, तो मान लीजिए अगर हमारा तंत्रिका आवेग कोई उनको आदेश भी दे रहे कि हाँ ये कार्य करना है, जैसे मान लीजिए हमारे हाथ जो तंत्रिका आवेग हमारे हाथ जलना होता, तंत्रिका आवेग आदेश देते कि हम अपने हाथ को पीछे कर लें। तो अगर मान लीजिए अगर हमारे हाथ की मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा तो क्या होगा, हमें टाइम लेकर हमारा हाथ तब तक जल जाएगा। तो यदि हम व्यायाम करेंगे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अतिरिक्त वसा में कमी। अतिरिक्त वसा में कमी होती है, ठीक है, उसके बाद ज़्यादा वसा को जमने नहीं देता। संयोजक ऊतकों की मजबूती। जो संयोजक ऊतक होते हैं उनकी मजबूती में वृद्धि होने लग जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। अब मांसपेशी गति में कुशलता। जो हमारी मांसपेशी की गति होती है ना, उसमें कुशलता भी बढ़ने लग जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि हम जैसे नॉर्मल है, जिसके कारण मांसपेशी अच्छे ढंग से गति भी करने लग जाती है, मांसपेशियों में कम संकुचन नहीं होता है। फिर उसके बाद देर से थकना। व्यायाम के कारण हम देर से थकते भी, हम जल्द ऐसे कुछ होता है, मान लीजिए कि हम अभी व्यायाम नहीं करते तो हम जल्दी थक जाते कोई भी कार्य करने में, बट हम जब व्यायाम करते तो हमारी थकावट थोड़ी कम हो जाती है, तो हम देर से थकते हैं। फिर शरीर की आकृति में सुधार। और जो हमारे शरीर का आकृति है उसमें सुधार आता है, हम सुंदर लगने लगते हैं, हम ज़्यादा पहले की अपेक्षा और हर कार्य करने में सक्षम रहते हैं। फिर बीमारी से रोकथाम। बीमारी से रोकथाम भी होती है। बीमारी उतनी ज़्यादा बीमारी हमें होती नहीं है। हमें बीमारी से मतलब व्यायाम के कारण हम बीमारी से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं और हमें रक्त को धमनियों से गुजरने के लिए प्रतिरोध नहीं करना पड़ता है। अब हमारी मांसपेशी संस्थान के कार्य हैं, तो ये तो थोड़ा इजी आप पढ़ेंगे तो आपको इसे समझ आ जाएगा। अगर यदि ना आए समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको समझा देंगे दोबारा। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 7.5 खेल चोटें या वर्गीकरण कारण बचा। मतलब हमें खेल के दौरान जो चोटें लगती हैं उनका वर्गीकरण कैसे कैसे कराया गया। पहले कहता है खेल चोटों का वर्गीकरण, तो दो प्रकार में किया गया है, भारी चोटें और आंतरिक चोटें। फिर है अब भारी चोटों में क्या होती है, मुलायम या कोमल ऊतक की चोटें होती हैं, और जो हमारी बाहरी चोट मतलब जो अंतरिक चोट होती है मुलायम कोमल ऊतक चोटें के, मतलब मान लीजिए जो अंदर की चोटें होती हैं उसमें लग जाती है, या कठोर ऊतक चोट, जो कठोर ऊतक होते हैं उन पे जो चोट लगे वो, ठीक है। अब उसके बाद हमारी बाहरी चोट में जो कोमल ऊतक की जो चोटें हैं उसमें क्या होगा, एक तो रगड़ हो जाएगा, कंट्यूशन यानी गुम चोट हो जाएगी, विदारण यानी खरोच हो जाएगा, घाव जो चीरा लग जाता है वो, या नीला पड़ना। मान लीजिए अगर हमें चोट लग जाए तो नीला पड़ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा आंतरिक चोट से। आंतरिक चोट में मुलायम कोमल ऊतक चोटें जो होती है उस पर एक तो मोच आ जाएगा, तो अंदर में चोट लगते हैं मुलायम ऊतकों पे एक तो मोच हो जाएगा और एक खिंचाव हो जाएगा, जैसे हमें नस खिंच जाती है वो, या मोच आना, अंदर का मांस फट जाता है जैसे। अब कठोर ऊतक की चोट क्या होती है, जैसे अस्थि व जोड़ों की चोट, मान लीजिए जैसे हमारा हड्डियाँ टूट जाती है, ये जो हमारी वो उसमें होती है हड्डियों का टूट फूट, एक हड्डी दूसरी हड्डी में हो जाती है वो, ठीक है। अब हमारे जो मुलायम या जो कोमल ऊतक की चोट थी ना, अब उनको भी उन्होंने बहुत उसमें बांट रखा है, ठीक है। इसमें अस्थि व जोड़ों की जो चोटें हैं उसको इन्होंने 3 टाइप से बांट रखा है। एक है विस्थापन या अस्थि सरकना, अस्थिभंग, धीरे धीरे पनपने वाली चोटें, ठीक है। तो विस्थापन या अस्थि क्या होती है, तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें देख लेंगे आप, टेबल है में टेबल में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और अब नीचे हमें इसमें पूरे पॉइंट ऑफ में बताया गया है। तो आप टेबल देखिए, आपको टेबल में इजीली समझ आ जाएगी, बाकी हम आपको नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा कि हमने अभी पॉइंट में पढ़ा था या टेबल में, बाहरी चोटें में क्या होती है, तो ये चोटें जो होती है हमें खेल में, जैसे हम खेल रहे किसी उपकरण से लग जाएगी, कैसी भी चोटें लग जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आता है मुलायम या जो कोमल ऊतक होते हैं उस पर जो चोटें लगती हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम कोई खेल यानी हमारी रक्तवाहिनी त्वचा आदि पर जो हमें चोट लग जाती है, ठीक है, तो कोमल ऊतक की चोटें कहलाती हैं। मुलायम में जो कोमल ऊतक की चोट होते हैं ना, उसमें जो कितने प्रकार की चोटें आते हैं वो पढ़ेंगे। पहला तो रगड़ या छिलना। अब हमारे जो नॉर्मली जो हमारे हाथ या पैर पे जो हमें कभी रगड़ लग जाती है, चोट लग जाती है, तो कोमल ऊतकों पे आती है, इसलिए हमारे हाथ रगड़ जाता है, छिल जाता है। फिर कंटिट्यूशन, गुम चोटें। कभी कभी कहते हैं कि हमें ना गुम चोट लग जाती है अंदरूनी, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ से चोट लगी, हमें पता नहीं चलता, पर अंदर ही अंदर वो अजीब सा होता है, वो उधर क्या होता है, वो नीला पड़ जाता है। जिस जगह में चोट लगती है ना, वो जो जिस जगह होती है वो नीला पड़ जाता है, हाँ, वो अंदर ही अंदर पक जाती है। जैसे ये हमारी रगड़ या छिलने का उदाहरण है, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद खरोच, किसी तेज वस्तु या नुकीले खेल से उपकरण के कारण हमें जो खरोच लग जाती है, जो ऊपर के त्वचा को जो कट लग जाता है उसे खरोच कहते हैं। और इतना चीरे वाले घाव होते हैं और जो हमें बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये चोटें ठीक होने के बाद भी
खुरदुरे निशान शरीर पर रह जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हाथ किसी से खरोंचा गया तो भले ठीक हो जाए, पर उसका निशान रह जाता है ना कि हाँ ये हमें खरोच लगी थी, ये वो। जैसे देखिए इसका उदाहरण ये रहा खरोच का, ठीक है। फिर है घाव या चीरा। घाव को सामान्य भाषा में कट जाना कहते हैं। खेलने या प्रशिक्षण के दौरान यदि खिलाड़ी नीचे गिर जाता है, उसके हाथ पैर या शरीर में कहीं नुकीली चीज़ से कंकड़ पत्थर आदि घुस जाता है तो जिसे घाव कहा जाता है। और उसके किनारे क्या होता है कि ना जो ब्लड की जो होती है वो क्या होता है, चोट लगती है तो ब्लड रुक जाती है और वो जगह ना चोट तीखे कटाव के कारण कट जाती है। और कई प्रकार की चोट जो होती है धमनियाँ शिरा में भी कट सकती है, जिसके कारण तेज रक्तस्राव, मान लीजिए अगर हमारे धमनियाँ या शिरा में घुस जाए तो हमारा तेज रक्तस्राव होगा और हमारा खून बाहर निकलने लगता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि नील पड़ना। अब हमें मान लीजिए चोट लगे, नील पड़ गया, वो कैसे? तो क्या होता है कि एक हमें मान लीजिए किसी चीज़ से चोट लगे, फुटबॉल, हॉकी या मुक्केबाजी में चोट लग जाती है तो ये कहते हैं ऊपरी त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर जो अंदर में छोटे छोटे होते हैं उस पर पता चल जाता है और ये आंतरिक उत्तक नष्ट कहलाता है। उसका क्या होता है, वो जो हो जाता है गुम हो जाते हैं, धीरे धीरे वो जगह नीली पड़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आंतरिक चोटें। अभी तक तो हमने बाहरी चोटें पढ़ी थी, हम पढ़ेंगे आंतरिक चोटें क्या होती हैं। खेल प्रशिक्षण के दौरान जो प्रतियोगिता के दौरान जो हमें चोट लग जाती है कभी कभी अनुपयुक्त तरीके से, और जो हमें अंदर ये आंतरिक चोट लगती है, और ना चोट हल्की या गहरी, ध्यान देना ज़रूरी नहीं होता है, नहीं तो चोट खतरनाक बन जाती है। अब हमें ये नहीं सोचा कि हाँ ये हल्की चोट है उतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो अंदर ही अंदर हमें ज़्यादा नुकसान दे सकती है। अब कोमल ऊतक की ये क्या होती है, कोमल ऊतक की चोट होती है, अंदरूनी चोट में। अब इसमें पहले हो जाए खिंचाव। जैसे मान लीजिए कभी कभी हमारा नस खिंच जाता है अचानक से, हम कोई ऐसा हमने कभी हाथ या पैर कुछ मोड़े तो नस खिंच जाती है, ठीक है। कि जैसे खिंचाव का उदाहरण आप ये देखेंगे इधर चित्र में दे रखा है कि कैसे होता है, जो हमारे स्नायु तक होता है इसमें बस खिंचाव आ जाता है। फिर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अब इजीली समझ आ जाएगी कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो समझ ना आए। फिर हल्का खिंचाव। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशी के फटे बिना मांसपेशी में हल्का सा खिंचाव आ जाता है, मान लीजिए फटता नहीं, हल्का से अंदर ही खिंचाव आ जाता है और हमें दर्द होता रहता है। फिर सामान्य खिंचाव। इस तरह के खिंचाव में मांसपेशी थोड़ी फट जाती है तथा ताकत भी थोड़ी कम हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे क्या होता है, मांसपेशी हल्की से फट जाएंगे, हमारी ताकत कम हो जाएगी बिकॉज हम उतना नहीं कर पाते हैं। फिर है गहरी खिंचाव। इस प्रकार के खिंचाव में मांसपेशी पूर्णतः पूरी तरीके से फट जाती है और ताकत भी खत्म हो जाती है हमारे अंदर, और जो हमारे हिलने वाले अंग भी, जैसे मान लीजिए वो जो फट गई है उसे हम हिलाएंगे तो बहुत दर्द करता है, ठीक है। फिर मोच। अब क्वेश्चन आया था पेपर में इस बारे में कि मोच क्या है, मोच के बारे में बताइए और उसको हम कैसे प्रबंधित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना एक लिगामेंट की चोट होती है, अस्थि रज्जु जो होती है ना उसमें खिंचाव होता है और फट जाने के कारण मोच आती है। जो अब अस्थि रज्जु जो उत्तक हड्डियाँ होती है ना, ये एक दूसरे से जुड़ी होती है और ना ये सामान्यतः मोच कोहनी के जोड़, कलाई के जोड़ या टखने के जोड़ पर होती है। मोच ज़्यादातर हमें इन सभी जगहों पे आती है। कभी कभी मोच के साथ अस्थि भंग यानी कि जो टूट जाती है हड्डी वो हो जाता है। मोच में सृजन के साथ साथ दर्द भी होता है। हमारा मोच से फूल मतलब सूज जाता है और दर्द बहुत ज़्यादा होता है। और कई बार क्या होता है ना, इसके कारण लिगामेंट जो हमारा होता है वो ढीला हो जाता है। और मोच के लक्षण हमें पता चलते हैं इस टाइप से। मोचों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जाता है। हल्की मोच में क्या होता है कि कुछ अस्थि रज्जु रेशे हल्के से फट जाते हैं तथा जोड़ों का कार्य बंद हो जाता है, बस हल्का सा दर्द होता है, ठीक है। बट सामान्य मोच में क्या होता है कि मतलब हल्की मोच में तो होता है कि हमें ज़्यादा मतलब दर्द होता है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, ठीक है। हम जैसे जहाँ पे मोच आएगी उसे हिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। फिर है इस प्रकार की। उसके बाद नेक्स्ट है सामान्य मोच। सामान्य मोच में क्या होता है कि अस्थि बंध रेशे थोड़े से ज़्यादा फट जाते हैं और तथा कार्य में थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है, मतलब स्लो काम होने लगता है और उसमें अंग थोड़ा ज़्यादा दर्द करता है। फिर है गहरी मोच। इस प्रकार की मोच में अस्थि बंध रेशे बिल्कुल फट जाती है और वह हड्डी से अलग हो जाती है तथा उस अंग में कोई हलचल नहीं होती है तथा ऐसे नहीं दर्द, मतलब कोई हलचल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो हड्डी से अलग हो जाती है। फिर है कठोर ऊतक की चोट। अभी तक तो हमने पढ़ा था कोमल ऊतक की चोट, हम पढ़ेंगे कठोर ऊतक की चोट। अभी क्या जो हड्डियों पर हमें चोटें लगती है, कभी कभी होता है कि जैसे हमारा हाथ टूट गया या पैर टूट गया तो इसमें वही बता रहा है कि इसमें ऊतकों पे चोट लगती है, हड्डी का टूटना है, इसमें हमें बता रखा है, एक्सप्लेन करा हुआ है। फिर अस्थि भंग या हड्डी टूटना। हड्डी टूटने को आमतौर पर फ्रैक्चर कहते हैं। बहुत मामूली या हल्के फ्रैक्चर को हेयर लाइन फेवर भी कहा जाता है। ये अस्थि भंग या अस्थि चोटें निम्नलिखित है। ये बताया गया है अस्थि की चोटी। पहले साधारण अस्थि भंग, विवृत अस्थि भंग, जटिल अस्थि भंग, कच्ची अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, पंचदंडी अस्थि भंग, दबा हुआ अस्थि भंग, आड़ा तिरछा अस्थि भंग या तिरछा अस्थि भंग, ठीक है। तो आप इसको पढ़ेंगे इसलिए आपको समझ आ जाएगी, तो इसमें एक्सप्लेन करने की इतनी कोई ज़रूरत है नहीं। फिर साधारण अस्थि भंग क्या है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मली हमारे किसी प्रकार का घाव होता है, घाव के बिना हमारा अस्थि भंग हो जाता है और उसे हम साधारण भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर विवृत अस्थि भंग। इसमें क्या होता है कि ये विवृत अस्थि भंग वह अस्थि भंग होता है जिसमें अस्थि के टूटने के साथ साथ त्वचा और मांस, मतलब क्या होता है हमारा अस्थि तो टूटता ही है पर जो हमारी त्वचा और मांसपेशियाँ उस पर भी नुकसान पहुँचती है।
जटिल अस्थिभंग में क्या होता है कि हमारी गंभीर तरीके जो अस्थिभंग होते हैं गंभीर तरीके से हो जाती है, और जो टूटी हुई अस्थिभंग आंतरिक अंगों में को भी हानि पहुँचे। मान जैसे कोई हड्डी टूट गई, वो हड्डी तो अपने से टूटी साथ में दूसरी अस्थिभंग में जाके भी उसको नुकसान पहुँचा सकती है, उससे जटिल अस्थिभंग कहते हैं। कच्ची अस्थिभंग क्या होता है, इसमें जो होता है इस प्रकार के अस्थिभंग ज़्यादातर बच्चों में देखे जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इनकी अस्थियाँ बहुत ही मुलायम और कोमल होती है, जब भी इन अस्थियों पर कोई दबाव पड़ता है तो या बच्चा गिर जाता है तो उनकी अस्थियाँ मुड़ जाती है, वो टूटती नहीं है। हमारा नेक्स्ट है जोड़ों का विस्थापन। विस्थापन अथवा अस्थि सरकना विभा क्षति होती है जिसमें जोड़ों में सम्मिलित अस्थि अपने सामान्यतः स्थान से सरक अथवा हट जाती है। विस्थापन में जोड़ों को जकड़ कर रखने वाले लिगामेंट भी प्राय चोटग्रस्त हो जाते हैं। खेलकूद में प्राय कंधे, कोहनी, घुटने, हाथ पैर के अंगूठे तथा गुलगुले के जोड़े में विस्थापन होना। मतलब क्या होता है, इसमें जो हमारे अस्थियाँ होते हैं अपनी जगह से हट सरक के दूसरों की जगह पे आ जाती है, उसको हम कहते हैं जोड़ों का विस्थापन। फिर जोड़ों के जो विस्थापन होते हैं निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। निचले जबड़े का विस्थापन सामान्यतः ये तब हो जाता है जब थोड़ी किसी वस्तु से टकरा जाए और अधिक बार मुंह खोलने से भी निचले जबड़े का विस्थापन हो जाता है। मान लीजिए कि वजह थोड़ी होती है, अगर ज़्यादा किसी वस्तु से टकराए तो हमारा जो निचला जबड़ा आता है उसका विस्थापन हो जाता है। कंधे के जोड़ का विस्थापन। कंधे के जोड़ का विस्थापन में क्या होता है कि अचानक झटका लगता है या कठोर सतह पर गिरने से भी इस चोट से ह्यूमरस का सारा सॉकेट से बाहर आ जाता है। कंधे के जोड़ को अत्यधिक घुमाव भी कंधे के सॉकेट से ऊपरी बाजू की अस्थि को बाहर कर सकते हैं। जब ऊपर का बाजू आंशिक रूप से कंधे के सॉकेट से थोड़ा अंदर हो जाता है तो कंधे के जोड़ में आंशिक विस्थापन हो जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें इतना बताया कि जो हमारी बाजू की अस्थियाँ होती है उसका ना विस्थापन हो जाता है। फिर है कोले के जोड़ का विस्थापन। अचानक से अधिक शक्ति लगने पर कोले के जो जोड़ हमारे कूल्हे जो होते हैं उसका जो जोड़ का विस्थापन हो जाता है। और इसमें क्या होता है, फीमर का जो ऊपरी सिरा सॉकेट से बाहर आ जाता है। कलाई का जोड़ का जो विस्थापन होता है उसका भी होता है। इसमें कहते हैं हम गिरने के कारण जो हमारे खेल में चोट लगती है तो उसमें हमारे कलाई के जोड़ का विस्थापन हो जाता है। फिर धीरे धीरे पनपने वाली चोट जो अति प्रयोग के कारण होती है, टेनिस कोहनी। इसमें कहते हैं इस प्रकार की चोट में कोहनी की मांसपेशियां, लिगामेंट अथवा टेंडन आदि में सूजन आ जाती है। यह चोट भुजा के अगले भाग को कोहनी से जोड़ने वाले उत्तकों पर बार बार अधिक दबाव पड़ने के कारण हो जाती है। लक्षण क्या होता है, पकड़ कमज़ोर हो जाती है हमारी, हाथ को मोड़ने पर दर्द होता है, भुजा से कुछ पकड़ने व भुजों को घुमाने पर दर्द होता है, कोहनी को मोड़ने पर दर्द होने लगता है। अब धावा घुटना। इस प्रकार की चोट में घुटने की टोपी जो में दर्द होने लगता है। ये चोट ज़्यादा व्यस्त रहने वाले एथलीट की होती है। इसके लक्षण तो चलने दौड़ने उसमें कूदने पर दर्द होता है, घुटने की टोपी को भीतरी भाग के आसपास नीचे सूजन तथा दर्द होना, घुटने शरीर का भार सहने में असमर्थ हो जाता है। मतलब जो घुटना होता है वह शरीर का भार नहीं सह पाता है। फिर खेल चोटों के कारण अपर्याप्त अनुकूलन। खिलाड़ी अधिक अभ्यास सत्र के दौरान अधिक अभ्यास करता तो भी उसको चोट लग जाती है। सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग ना करना। मान लीजिए हम अगर सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग नहीं करते तो भी हमें चोट लगती है। और खेल का गलत संचालन होगा। मान लीजिए कोई खेल है, अगर हम उसका सही हिसाब से संचालन करें तो हमें इतना चोट लगने के कम चांसेस, अगर गलत करें तो चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अपर्याप्त गरमाना। इसमें क्या होता है कि किसी तरह से अभ्यास प्रतियोगिता से पहले शरीर को पर्याप्त रूप से गर्म मान लीजिए जैसे हम कोई कार्य करेंगे तो हमारे बॉडी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो इससे भी हमारे मांसपेशियों पर असर पड़ता है। खेल सुविधाओं की कमी। खेल सुविधाएं जो होती है उसकी कमी होने के कारण भी हमें चोट लग जाती है। प्रदर्शन का दबाव। क्या होता है, ज़्यादा प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ी पर बेहतर प्रदर्शन करने का दबाव होता है कि हाँ हमें अच्छा प्रदर्शन करना है, तो इस कारण भी उन्हें चोट लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रशिक्षण की अवैज्ञानिक विधि। मतलब प्रशिक्षण के दौरान हम वैज्ञान का प्रयोग नहीं करते हैं तो भी हमें चोट लग जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारा पोषक तत्वों की कमी। तो हम इसमें देखेंगे कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें मेरे को जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। पेपर में आने के चांस है बिकॉज ये हमारे पहले भी पेपर में आ चुके हैं और अभी भी आने के चांस है। क्या है कि चोटों का प्रबंधन। अब हमारे मुलायम कोमल ऊतकों को जो चोटें लगती है उसका प्रबंधन हम कैसे करें। मान लीजिए अगर रगड़े छिलने का प्रबंधन, हम अगर रगड़े छिलन हो तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें साफ़ पानी लेना है, साफ़ गर्म पानी तथा साबुन से प्रभावित भाग को धो लेना है। मान लीजिए जिस भाग पर छिलन हुई है उस भाग को, ठीक है। फिर क्या मृत ऊतकों व मलबे को रगड़ वाली जगह से उठा देना चाहिए। मान लीजिए जैसे मृत ऊतक जो होते हैं या मलबे होते हैं जहाँ पे हमें जो चोट लगे उस जगह से हटा देना चाहिए। निसंक्रमित कपड़े से प्रभावित भाग पर खड़े धूल के कणों को साफ़ कर देना चाहिए। मान लीजिए जैसे हमें छीलन हो गई, रगड़ हो गई, तो हम क्या करते हैं जो कपड़ा साफ़ हो सुथरा उस पर जो हमारे धूल के कण है उसको अलग हटा देना चाहिए और धीरे धीरे साफ़ करना चाहिए ताकि जो हमारा भाग है जिस पर चोट लगी है कीटाणु ना दे और सूखा और जो जगह है उसको सुखा देना चाहिए। फिर जिस भाग पर हमें चोट लगी उस भाग पर कीटाणु दवाई जिस भाग पर हमें चोट लगी होती है उस पर हमें एंटीसेप्टिक मलहम लगा देना चाहिए जिससे बैक्टीरिया की बढ़ोतरी ना और बैक्टीरिया जो वो भी मर जाए। ठीक है, फिर उसके बाद डॉक्टर के पास हमें उचित ड्रेसिंग के लिए जाना चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए टेटनस का टीका भी लगाना चाहिए। फिर
कंट्यूशन का प्रबंधन, जो कंट्यूशन हमें होता है उसका पहले ठंडे दवा शीत दवा को प्रयोग 5 मिनट तक बाद ही कर लेना चाहिए। बर्फ या ठंडे पानी का प्रयोग करें। 15 से 20 मिनट से अधिक नहीं करना चाहिए। शीत दवा प्रतिदिन 4 से 8 बार करना चाहिए। जिस जगह हमें कंट्यूशन हुआ है उस जगह हमें क्या करना चाहिए कि ठंडे पानी है जो बर्फ़ होता है उसका दबाव देना चाहिए, पर 15 से 20 मिनट ही, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद यदि कंट्यूशन की जगह पर अधिक सूजन हो जाती है तो प्रति उत्तेजक दवाई देनी चाहिए। ठीक है, अब आप इसे पढ़ेंगे इसलिए आपको समझ आ जाएगी, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको ना समझ आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको समझा देंगे। खरोच का प्रबंधन भी उतना ही आप पढ़ेंगे तो खरोच का प्रबंधन भी ईजी है। इसमें हमें ज़्यादातर हमें बताया गया है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है और ये पेपर में आने के चांस भी है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7.6 प्राथमिक चिकित्सा लक्ष्य उद्देश्य। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है? पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होता है और इसके कारण क्या, हमें ये बताइए। तो प्राथमिक चिकित्सा होती है, जैसे मान लीजिए अगर हमें कभी चोट लग गई है ज़्यादा और हम उस समय डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो उस दौरान हम क्या करें। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें अगर मोच आ गई है, ठीक है, तो हम अभी डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे तो हम प्राथमिक चिकित्सा में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम मोच के स्थान पे गर्म पानी से उसको साफ़ करेंगे और फिर वहाँ पे गर्म पट्टी का प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हमें वो अगर हमें लगे कि हाँ हमारी मोच ज़्यादा हो रखी है तो हम फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें हमें बताया गया कि जो आपातकालीन दुर्घटना के समय डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले दर्द में आराम देने वाली के लिए दी जाती है। जैसे कोई घायल व्यक्ति है, ठीक है, और उसको चोट लगी तो जो प्रशिक्षित व्यक्ति होता है ना वो उस द्वारा उसे ना प्राथमिक सहायता की जानकारी दे देता है। जानकारी वो उसे क्या करता है कि उसको पहले उसकी हेल्प करता है और फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाता है। ठीक है, और उसके बाद उसको प्लास्टर सर्जरी जो भी होता है उसकी हेल्प करवाता है। फिर रगड़े छिलना जैसे चोटों का प्राथमिक सहायता देना। गर्मी आघात लगने पर सहायता देना। गर्मी आघात मतलब चक्कर आ जाते हैं हमें गर्मी के मारे, वो मोच इत्यादि पर प्राथमिक सहायता देना। नील आदि पड़ने पर प्राथमिक सहायता देना, ये सब है। फिर है हमारा प्राथमिक सहायता के लक्ष्य है। अब प्राथमिक सहायता के लक्ष्य क्या है कि ऑफकोर्स प्राथमिक सहायता हम क्यों देंगे, ताकि हम लोगों की जीवन की सुरक्षा कर सके, लोगों को जानना जाए, उनकी हेल्प कर सके, इसीलिए। दूसरे शारीरिक क्षति को बढ़ने से रोकना। मान लीजिए कि हमें अगर चोट लगे तो शरीर की हमारी जो क्षति है उसको बढ़ने से रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, वरना अगर हम डॉक्टर का वेट करें तो ज़्यादा उसके चांसेस हो सकते हैं कि हाँ ज़्यादा शरीर का क्षति हो जाए। पढ़ने आप इसको पढ़िएगा तो आपको इसलिए समझ आ जाएगी, बाकी इसमें जो मैंने समझा उतना ही है, उसे एक्स्ट्रा ज़्यादा है नहीं। प्राथमिक चिकित्सा के कारण जो रिकवरी की गति होती है ना वो बढ़ने लग जाती है, रिकवरी की गति बहुत तेज़ हो जाती है। वैसे अगर हम प्राथमिक चिकित्सा नहीं देंगे तो हमें ज़्यादा हानि पहुंचेगी, ज़्यादा क्षति होगी और इससे क्या होगा कि हमें जो होगा हमारे शरीर का रिकवरी होने में टाइम लगेगा। फिर चिकित्सा सहायता जल्द उपलब्ध कराना और फिर होगा जो चिकित्सा सहायता होता है ना हमें जल्दी से जल्दी उन्हें करवाना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें प्राथमिक चिकित्सा देनी है, उसके बाद ना हमें जल्दी से जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले जाना है जिससे कि उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, पर एक हद तक हम उनकी हेल्प करें। फिर दर्द व पीड़ा को कम करना। एक तो इसका उद्देश्य होता है कि जो दर्द और पीड़ा हो रही है हमें प्राथमिक चिकित्सा द्वारा उसको हम कम कर सकें। फिर प्राथमिक सहायता के उद्देश्य खरोच मोच इत्यादि की प्राथमिक सहायता देना और एक्सीडेंट इत्यादि के बाद सबसे पहले दिमाग व हृदय वाहिकाओं का प्राथमिक सहायता देना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। चोट करंट लगने की स्थिति में रोगों का उपचार कर उतार देना, ये भी होता है। और उसके बाद घाव व जख्म के रक्त के भाव को रोकना प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य होता है। पुनः शक्ति की प्राप्ति की कोशिश करना, तेज़ी से चिकित्सा उपलब्ध करवाना। तो इसमें जो प्राथमिक सहायता के उद्देश्य थे बस इसमें इतना ही था और इसमें ज़्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो गाइस ये हमारा 7 चैप्टर ख़त्म होता है यहीं पे। हमने आपके इस बुक में से आसानी से सब कुछ समझा दिया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट था। आई होप आपको इसमें किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे और आपको अच्छे से सब समझा देंगे जो आपके समझ में नहीं आया होगा। तो ये हमारा 7 चैप्टर था, इसमें हमने आपको सारा करवा दिया 7.1, 7.2 एंड 7.3, 7.5 और 7.6। जो 7.4 है इसमें ये हमारा नहीं आ रहा है तो मैंने आपको ये नहीं करवाया है। अच्छे से मैंने आपको इसमें सब कुछ समझा दिया है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी जितनी भी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके और आप अच्छे से पूरा ज्ञान ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।